वेलकम फ्रेंड्स, स्टडी एट द उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। भारतीय अर्थव्यवस्था का जो एक लेक्चर हमने आज ही मॉर्निंग अपलोड किया था और उसी का एक अगला पार्ट लेके फिर से आपके सामने हाजिर है, जिसे हम लोग भारत का आर्थिक नियोजन तथा सामाजिक विकास को देखेंगे। तो इसी के एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको आगामी एग्जाम में निश्चित रूप से मदद करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण में क्या सम्मिलित नहीं है। देखिए, 1991 में जब देश की अर्थव्यवस्था बहुत ही बुरी हालत में थी, तो तत्कालीन जो हमारे वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, और प्रधानमंत्री थे नरसिंह राव जी, ठीक है। और उस समय माना जाता है कि हमारे देश में सिर्फ 15 दिन का ही जो विदेशी मुद्रा भंडार बचा था, ठीक है। तो उस समय जो एक मॉडल लाए थे, ये लोग बोला जाता है एलपीजी मॉडल, ठीक है। एलपीजी मॉडल लाए थे। एलपीजी एलपीजी ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। लिबरलाइजेशन मतलब उदारीकरण, मतलब विदेशियों के निवेश के लिए उदारीकरण की नीति अपनाई, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन मतलब निजीकरण, ठीक है। और ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण, ठीक है। मतलब तीनों को अलग अलग बताता हूँ मैं, ठीक है। उदारीकरण मतलब आप जो विदेशी व्यापार है या विदेशी जो निवेश है उसके प्रति उदार रहना आवश्यक है। दूसरा निजीकरण मतलब जो हमारी सार्वजनिक कंपनियां हैं, सरकारी कंपनियां हैं, उनको निजी क्षेत्र में परिवर्तित करना। और वैश्वीकरण मतलब भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ना, ये कहलाता है वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन। तो एलपीजी मॉडल को अपनाया गया, ठीक है। तो अब ये कहता है कि जो तीसरे जो वैश्वीकरण है उसके संबंध में ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है। तो वैश्वीकरण में क्या है, आयात शुल्कों में कटौती, बिल्कुल सही है। जो हमें आयात करना है उस पर जो टैक्स लगाता है, ठीक है, उसको गवर्नमेंट ने कम कर दिया। आयात की लाइसेंसी को समाप्त कर दिया, बिल्कुल सही किया, ठीक है। ये भी उसमें सम्मिलित है, ये नीति के अंतर्गत आ रहा है वैश्वीकरण की। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का स्वतंत्र प्रभाव, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही किया लोगों ने। लेकिन जो इसका उत्तर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा एक का डी, सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश, ये नहीं हुआ, ठीक है। इसको विनिवेश किया, सार्वजनिक क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र रहने दिया, परंतु जो हमारा प्राइवेटाइजेशन था ना, निजीकरण, उसको बढ़ावा दिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद होता है, ये प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है, ठीक है। ओके, अगला, नियोजित विकास मॉडल को भारत में कब लागू किया गया था। तो नियोजित विकास मॉडल है वो भारत में कब लागू किया गया था, ये किया गया था 1 अप्रैल 1951 से, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन, भारत में योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन था। देखिए, योजना आयोग जो 1950 में इसका गठन हुआ था, ठीक है। प्रथम अध्यक्ष जो प्रधानमंत्री होते हैं वही योजना आयोग के अध्यक्ष कहे जाते हैं, ठीक है। तो प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके उपाध्यक्ष की बात करता है, ठीक है, ठीक है। तो नेहरू जी इसके उपाध्यक्ष थे, ठीक है। ओके, और इसका क्या है कि अभी वर्तमान में वर्ष 2015 से, ठीक है, 15 से 1 जनवरी 2015 से इसका स्थान ले लिया है नीति आयोग ने, ठीक है, नीति आयोग ने, ठीक है। तो नीति आयोग के भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, जैसे अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं। और वर्तमान में जो उपाध्यक्ष हैं वो हैं नीति आयोग के सुमन बेरी जी, ठीक है, सुमन बेरी जी, ठीक है। तो ये जानकारी अभी सफिशिएंट है। आगे फिर से एक क्वेश्चन रिपीट होगा तब आपको बता दिया जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है। तो ठीक है, इसका भारत का प्रधानमंत्री करता है। 14 नवंबर 2007 को 13वें वित्त आयोग का, देखिए इसका भी फिलहाल कोई रिलेवेंसी नहीं है, अभी फिलहाल 15वां वित्त आयोग का गठन हो चुका है। तो आप 15वां वित्त आयोग का बारे में जान लेते हैं। 15वां वित्त आयोग, ठीक है, ये 2020 से 5 साल का गठन होता है, 2020 से 2025। ये क्वेश्चन पुराना था 2010 का, ठीक है। तो 2000 ये किया गया, 15वां वित्त आयोग गठन हो चुका है 2020 से 2025। इसके जो अध्यक्ष हैं ये हैं एन के सिंह, ठीक है, एन के सिंह, ये याद रखना आवश्यक है। 15वां वित्त आयोग का अध्यक्ष है एन के सिंह, ठीक है। देखिए, आ गया क्वेश्चन, भारत में 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है, एन के सिंह जी, ठीक है। इसका कार्यकाल क्या है, 2020 से 2025। ओके, आगे बढ़ते हैं। भारत में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, ठीक है। देखिए, ये जब गठन हुआ था तब थे अरविंद पनगड़िया जी, ठीक है। अभी
अभी वर्तमान में, ये अभी वर्तमान में नहीं है, ये 2016 का क्वेश्चन है। तो वर्तमान में आपको मैंने अभी जस्ट अभी बताया, सुमन बेरी, ठीक है। सुमन बेरी जी वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं, और अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री हो ही जाएंगे, ठीक है। ओके। किस वर्ष नीति आयोग अस्तित्व में आया? मैंने आपको भी बताया, नीति आयोग जो अस्तित्व में आया 1 जनवरी 2015, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सी अवधि प्रथम पंचवर्षीय योजना की? देखिए, पंचवर्षीय योजना की अवधियों को आपको थोड़ा जानकारी होनी चाहिए। तो जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उसके बाद प्लानिंग कमीशन 1950 में गठन किया गया, फिर उसके बाद योजनाओं को लाया गया, पंचवर्षीय योजनाओं को। तो पहली पंचवर्षीय जब 1951 से हम प्रारंभ करेंगे, 51 से 56, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट, ठीक। फिर 56 से, नोट करना चाहता नोट भी कर सकते हैं, 56 से 61, 6 और 5 11, तो 56 और 5 61, तो ये सेकंड वाली ये हो जाएगी। थर्ड पंचवर्षीय योजना सबसे असफल पंचवर्षीय योजना मानी जाती है, क्योंकि इसी वक्त भारत पाकिस्तान युद्ध, चीन युद्ध और उसके बाद तत्कालीन अकाल की वजह से ये तीसरी पंचवर्षीय योजना लाई गई थी, ठीक है। तो ये हो गया आपका 61 से 66, ठीक है, तीसरी हो गई। उसके बाद जो आपका योजना अवकाश का समय माना जाता है, जो योजना अवकाश कुछ समय के लिए योजना को बंद कर दिया गया 66 से 69 तक, ठीक है, कुछ समय के लिए बंद किया गया। तो 3 पंचवर्षीय योजना हो गई। फिर उसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना, ठीक है। चौथी पंचवर्षीय योजना आती है आपकी 69 से 74, ठीक है, ये चौथी हो गई, ठीक है। फिर अगली 74 से 79, लेकिन इसी बीच में क्या हुआ कि ये तो योजना तो बन गई थी, लेकिन इसी बीच में जनता दल की पार्टी आ गई थी, तो फिर से इसको योजना को बंद कर दिया गया। तो 78 से लेकर आपका 80 तक फिर से योजना अवकाश का समय माना जाता है, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर अगली जो पंचवर्षीय योजना आई 80 से 85, ठीक है, ये पाँचवीं आ गई, ठीक है। फिर 85 से 90 छठी पंचवर्षीय योजना आ गई, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर से भारत में मंदी की दौर आ गया, जो अभी मैंने बताया था, बहुत ही अर्थव्यवस्था बहुत चरमरा गई थी। तो फिर से 2 साल के लिए फिर से इसको रोक दिया गया 90 से 92 तक, ठीक है। फिर आया 92 से 92 से 97 सेवन्थ पंचवर्षीय योजना, 97 से 2002 एट्थ, ठीक है, 2002 तक। उसके बाद 2002 से 2007 तक नौवीं, 2007 से 2012, ठीक है। फिर उसके बाद 2012 से 2017, तो ये 12वीं पंचवर्षीय, इस तरीके से ये पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा है, ठीक है। ये 10वीं, 11वीं और ये 12वीं, ठीक है। इस तरीके से पंचवर्षीय योजना कार्यकाल रहा है। आप इसको लिख भी सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसका प्रथम पंचवर्षीय कार्यकाल पूछा जाए तो 51 से 56। ओके, अगला है प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्लानिंग एंड पुअर पुस्तक के लेखक आपके हो जाएंगे B.S. मिन्हास जी, ठीक है, B.S. मिन्हास जी हो जाएंगे आपके प्लानिंग एंड पुअर पुस्तक के लेखक। ओके, 12वें वित्त आयोग को आपका कोई मतलब नहीं है, अब सिर्फ आपको 15वें वित्त आयोग को याद रखिए। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अभी कौन है? N.K. सिंह, N.K. सिंह, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तालिका 1 व तालिका 2 को सुमिलित कीजिए, ठीक है। अभी मैंने आपको सारी पंचवर्षीय योजना के बारे में बता दिया है, ठीक है। तो चौथी पंचवर्षीय योजना थी 1969 में से 74 तक, ठीक है। दूसरी 56 तक चली थी, ठीक है। 7वीं पंचवर्षीय योजना थी, ये थी आपकी ये, ठीक है। और जो लास्ट बचा आपका 9वीं, ये आ जाएगा, ठीक है। ओके, चलिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 13 का, इसी हिसाब से आप लगा लीजिए। तो देखिए, आपका इसी से भी काम चल जाएगा। जैसे ये ना, आपको जो दूसरी पंचवर्षीय योजना पता है ना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, जैसे आपको पता है पहली तो 51 से 56 थी, दूसरी कहाँ से होगी? 56 से 61, ठीक है। तो देखिए दूसरी ये लग गया, ठीक है। बाकी के बारे में आपको नहीं भी पता मान के चलो, तो देखिए डी का 2, अच्छा इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, ठीक है, डी का 2, चलिए कोई बात नहीं। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 13 का बी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ठीक है। इससे काम मतलब जो यूके पीएससी, मतलब आपको 1 या 2 ऑप्शन पता होंगे तब भी आपका इसका काम चल जाता है, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें में से किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य आत्मनिर्भरता था? ठीक है, तो मुख्य लक्ष्य जो आत्मनिर्भरता का प्रतिपादित किया गया था वो प्रतिपादित किया गया था आपका किया गया था तीसरी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, जबकि ये सबसे असफल पंचवर्षीय योजना मानी जाती है, सबसे असफल पंचवर्षीय योजना। ओके, भारत में निम्नलिखित में किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य समावेशी विकास है? समावेशी विकास की जो अवधारणा आई थी वो आई थी आपकी 11वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, समावेशी विकास जैसे 2007 से 2012 वाली। ठीक है, ओके। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि हो जाएगी 2012 से 17। ठीक है, ओके, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? ठीक है, तो द्वितीय पंचवर्षीय जो योजना थी वो आधारित थी महालनोबिस मॉडल पे आधारित थी। ठीक है, ठीक है। और कभी पूछा जाता है कि पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो ये हो जाएगी हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, फर्स्ट, एक सेकंड, ये फर्स्ट पंचवर्षीय योजना, ये सेकंड पंचवर्षीय योजना। ठीक है, कभी कभी तीसरी पूछ लेता है, तो तीसरी आता था कि जे सैंडी, थर्ड वाली जे सैंडी और महालनोबिस। ठीक है, महालनोबिस एक कंबाइन था इनका, तो ये तीसरी इस पे थी। फिर चौथी पूछ लेता है, फोर्थ, तो ये थी गॉडगिल फॉर्मूले पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के समय दिया गया था और ये दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य था गरीबी हटाओ। ठीक है, ओके। कई बार पूछा था गरीबी हटाओ कौन सी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य था, तो ये था 5वीं पंचवर्षीय योजना। ये नेशनल प्लानिंग कमेटी की बात कर रहा है। ठीक है, योजना आयोग की बात नहीं कर रहा। ठीक है, ये इसका गठन 1938 में जब हरिपुरा अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस जी अध्यक्ष थे, उनके द्वारा इस चीज़ का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। तो ये कमेटी जो गठन किया गया था सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा किया गया था, तो इसका राइट आंसर सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है या इसका आंसर होना चाहिए, क्वेश्चन होना चाहिए होता था। ठीक है, ये अब समाप्त हो गया योजना आयोग, तो प्रधानमंत्री, इसकी जगह नीति आयोग आ गया, तो अब इसका अध्यक्ष नीति आयोग को प्रधानमंत्री ही होगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना आपको पता ही है 51 से 52, दूसरी 56 से 57। ठीक है, तीसरी नहीं सॉरी, ये गलत हो गया, दूसरी 56 से 61। ठीक है, ओके, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 51 से 52। हमारे प्रथम पंचवर्षीय योजना पूछा है। भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना का आकार, इसका कोई संबंध नहीं इस क्वेश्चन का। अगर आपको आंसर जानना है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, मतलब जबकि इसका आंकड़ा याद रखने की आवश्यकता जरूरत नहीं है। पंचवर्षीय योजना अनुमोदित करने हेतु भारत में अंतिम प्राधिकारी कौन है? तो ये राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, जिसका गठन 1952 में हुआ था, ये पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करता है। ठीक है, पंचवर्षीय योजना तो बनाई जाती थी योजना आयोग द्वारा, बट इसका अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा किया जाता है। ठीक है, 7वीं पंचवर्षीय योजना 1990 में समाप्त हुई। ठीक है, 8वीं पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? देखिए मैंने आपको बताया ना कि 90 से जो 92 तक का दौर था ना, वो था आपका, आप समझ लिए कि अर्थव्यवस्था थोड़ी चरमरा गई थी, तो ये आपका 90 से 92 तक का समय बिल्कुल कोई योजना नहीं आई, तो इस समय तक आप योजना अवकाश का समय मान सकते हैं। फिर जो योजना आई वो आई अप्रैल 1992 से। ठीक है, 8वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, 92 से 97 तक। ठीक है, 9वीं पंचवर्षीय योजना 97 से 2002 तक। ठीक है, ओके, ठीक है। 10वीं कब आ जाएगी? 2002 से 2007 तक। ठीक है, 11वीं आ जाएगी 2007 से 2012, और उसके बाद जो 12वीं है 2012 से 2017। ठीक है, इस तरीके से भारत सरकार के योजना आयोग ने 8वीं योजना के लिए, ये वैसे कोई आवश्यकता नहीं इस क्वेश्चन की। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछने की संभावना बहुत कम होती है, फिर भी इसका आंसर 5.6% हो जाएगा। राष्ट्रीय योजना में रोलिंग प्लान की अवधारणा कब लागू की थी? ठीक है, मैंने आपको बताया था जब तीसरी पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई ना 66 तक। ठीक है, जब इसको लागू किया गया था आपका इस तरीके से 61 से नहीं माफ़ कीजिएगा,
आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना थी 61 से 66 तक, ठीक है। अब ये सबसे असफल मानी जाती है, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, जब देश में भयंकर अकाल पड़ गया और अकाल के बाद योजना को थोड़ा सा हमें रोकना पड़ा इस चीज़ को, ठीक है, योजना काल को। फिर उसके बाद 66 से 69 तक इसको योजना अवकाश माना गया, ठीक है। तो इस समय कोई योजना नहीं बनी, ठीक है। फिर उसके बाद जो आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना है 69 से 74 तक, ठीक है। फिर क्या हुआ, जो छठी पंचवर्षीय योजना थी ना 74 से 79, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, इसी बीच में जब योजना तो बन गई, लेकिन इसी बीच में क्या हुआ, जो कांग्रेस सरकार थी उसका वो आपका सत्ता से हट गई। फिर आया जनता दल पार्टी, ठीक है। फिर उन्होंने इस चीज़ को बंद कर दिया, उन्होंने कहा कि नहीं, ये 78 में आ गई वो, ठीक है, 78 में आ गई। तो कार्यकाल तो 79 तक का था, लेकिन उन्होंने 78 से लेकर 80 तक का योजना अवकाश ये इनको रोलिंग प्लान घोषित कर दिया कि ये आपकी पंचवर्षीय योजना नहीं बनेगी, ये अनवरत या रोलिंग प्लान इसको कहा जाना चला। इस काल को रोलिंग प्लान के नाम से जाना जाने लगा, ठीक है। तो जो हमारा क्वेश्चन ये था कि जो आपका क्वेश्चन कहाँ गया, कौन सा नंबर क्वेश्चन था, एक सेकंड, ये वाला, ठीक है। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी, तो मैंने आपको बताया जनता सरकार द्वारा, ठीक है, छठी पंचवर्षीय योजना के समय 78 से 80 के बीच में, ठीक है, इसमें रोलिंग प्लान की अवधारणा को लागू किया। ये क्वेश्चन आपका लोअर पीसीएस, आई थिंक अपर पीसीएस 2022-21 के एग्जाम में उत्तराखंड में आ रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अगला है, निम्नलिखित में किस पंचवर्षीय योजना ने सभी विकासात्मक प्रयासों के सार के रूप में मानव विकास को मान्यता दी? तो जो मानव विकास को मान्यता दी, ये दी 8वीं पंचवर्षीय योजना ने, ठीक है। 8वीं पंचवर्षीय योजना में इसको मान्यता दी गई, ठीक है। तो ये को था आर्थिक नियोजन का विषय। अब थोड़ा आर्थिक व सामाजिक विकास के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक, ठीक है, मानव विकास सूचकांक निम्नलिखित में किसका संयुक्त सूचकांक है? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा पोषण संबंधी स्थिति, जीवन की गुणवत्ता, प्रति व्यक्ति जीडीपी, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका सही उत्तर एक का ए, ठीक है। ओके, ओके, मानव विकास सूचकांक अभी आपको मैं बता दूंगा थोड़ी देर में, ठीक है, मानव विकास सूचकांक। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2013-14 के दौरान भारत में जीवन प्रत्याशा की उम्र क्या थी, ठीक है। ये बेसिकली जो होता है ना, जीवन प्रत्याशा मेल और फीमेल का अलग अलग होता है, ठीक है, मेल फीमेल अलग होता है। तो 2013-14 का हम नहीं देखेंगे, हम देखेंगे 2022 का, ठीक है। इनसे हमें कोई मतलब नहीं फिलहाल, ठीक है। तो अब हम देखेंगे 2022 का जीवन प्रत्याशा, ठीक, 2022। ओके, तो मेल की जो जीवन प्रत्याशा का आकलन किया गया, फीमेल का दोनों का अलग अलग है। मेल का किया गया 67.9 ईयर, ठीक है, और फीमेल का किया गया 70.2, मतलब फीमेल का जो जीवन प्रत्याशा ज़्यादा, उनके जीवन जीने की संभावना ज़्यादा है, ठीक है। ओके, तो ये आपका आंकड़ा आप नोट करना चाहे तो कर सकते हैं। उसके बाद भारत का वर्ष 2014 में, इसका हमें कोई मतलब नहीं है, हम देखेंगे 2022 का, ठीक है। और इंडेक्स पूछा जाता है, ये आपका ना इंडेक्स चांस कम होते हैं, आपका स्थान पूछा जाता है। तो मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 132वें नंबर पे है, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 132वां याद रखिएगा, ठीक है। निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा किससे संबंधित है? तो ये जो निर्धनता का दुष्चक्र आर नरकसे द्वारा इसका आपका आकलन किया गया, इसका आपका जो संकल्पना प्रस्तुत की गई थी। ओके, भारत में मानव विकास सूचकांक समाविष्टि है, जीवन प्रत्याशा, शैक्षिक उपलब्धि, प्रति व्यक्ति आय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ओके, पलायन का गतिशीलता संक्रमण मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? तो पलायन का जो गतिशीलता मॉडल था, संक्रमणता मॉडल, ये प्रस्तुत किया था जेलसिंकी ने, ठीक है। यूक्रेन वाला जेलसिंकी नहीं, ठीक है, ये अर्थशास्त्री थे। ओके, अगला क्वेश्चन, यूएनडीपी की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2015, ठीक है, अभी इसका भी मतलब नहीं, मैंने अभी बताया, आपको पता होना चाहिए 2022 का। इसके साथ साथ कुछ आंकड़े और भी आपको पता होने चाहिए, जैसे मान के चलिए जो आपका मानव विकास रिपोर्ट तो आपको पता है 132वें नंबर पे, ठीक है, HDI जिसे बोला जाता है, ठीक है। फिर आपका शांति सूचकांक ये आपका रिवीजन हो जाएगा, जबकि इसके ऊपर मैंने एक स्पेशल वीडियो बना रखी है, ठीक है, कुछ सूचकांक और अन्य जो करंट के टॉपिक है, ठीक है,
बिल्कुल स्पेशल वीडियो बना रखी है, वो आप उसको देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में जाकर, या आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शांति सूचकांक में 135वें स्थान पर, और जेंडर इक्वलिटी में भी 135वें स्थान पर, और हैप्पीनेस, खुशहाली, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस में, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये जो जेंडर में भी 135वें पर है, और हैप्पीनेस में 136वें पर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, फिर से इसका कोई मतलब नहीं है, आप 2022 का याद रखेंगे, 132वां। ठीक है, इस क्वेश्चन क्या, मानव विकास रिपोर्ट 2014 में, 14 का हमें कोई मतलब नहीं है, हमें रखना 2022 का इस याद। ठीक है, ये सतत विकास किसके प्रयोग पर बल देता है? ठीक है, जो सतत विकास की अवधारणा है वो आपका बल देता है स्वाभाविक रूप से पुनः होने वाले संसाधन पर देता है। ठीक है, सतत विकास। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल, गरीबी रेखा के नीचे परिवारों की पहचान के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा हासिम समिति का गठन किया गया था। उगल। अगला क्वेश्चन, मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो ये की जाती है यूएनडीपी द्वारा, यूएनडीपी द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है। ओके, फिलिप वक्र किसके मध्य संबंध को व्यक्त करता है? तो फिलिप वक्र जो है मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच संबंध व्यक्त करता है। मैं आपको पहले बता चुका हूं, जो मुद्रास्फीति होती है, मुद्रास्फीति मतलब महंगाई। ठीक है, मतलब महंगाई, मतलब महंगाई बढ़ रही है, तो मुद्रास्फीति का सीधा से संबंध महंगाई से होता है। तो फिलिप वक्र क्या कहता है कि जैसे मान के चलो ये आपका कर्व है, तो इसमें क्या है कि अगर ये मुद्रास्फीति को इधर माना जाए, मुद्रास्फीति, और इधर बेरोजगारी को माना जाए। ठीक है, ठीक है, अगर मुद्रास्फीति बढ़ती है, ठीक है, मुद्रास्फीति बढ़ती है तो बेरोजगारी की दर घटती है। ठीक है, बेरोजगारी मतलब कम होती है, मतलब महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी तो वस्तुओं सेवा का उत्पादन ज़्यादा होगा, डिमांड ज़्यादा होगी, डिमांड ज़्यादा होगी तो क्या होगा, मार्केट में जो मजदूर है उनकी ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी, डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी तो बेरोजगारी ऑब्वियसली कम होगी। ठीक है, और अगर मुद्रास्फीति कम होती, महंगाई कम होती है, तो मतलब मंदी की तरफ जाता है, तो क्या होता है कि बेरोजगारी बढ़ती जाती है। तो इस संबंध को दर्शाया फिलिप वक्र द्वारा। तो क्या कहा गया कि मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच संबंध को दर्शाता है। ओके, संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये महबूब उल हक, इसके अमर सेन भी इसके समर्थक थे, तो मेन इसका उत्तर हो जाएगा महबूब उल हक द्वारा। विकास के मानवीय पक्ष पर निम्नलिखित में किस एक ने सबसे पहले ध्यान केंद्रित किया था? तो ये किया था आपका संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा। ठीक है, ओके, देश की वृद्धि में निम्नलिखित में कौन सा अनार्थिक तत्व है? एक शायद आज मॉर्निंग की वीडियो में क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, पूंजी संसाधन ठीक है, प्राकृतिक संसाधन बिल्कुल ठीक है, शक्ति संसाधन बिल्कुल ठीक है, अनार्थिक मतलब किसका? सामाजिक व्यवहार का कोई संबंध नहीं अर्थव्यवस्था से। सामाजिक व्यवहार एक हमारी क्या कहते हैं, भावनात्मक दृष्टिकोण है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सामाजिक व्यवहार। भारत में बचत और पूंजी निर्माण की ऊंची दर होते हुए भी समृद्धि दर कम होने का क्या कारण है? ठीक है, तो बचत और पूंजी निर्माण की ऊंची दर होते हुए भी समृद्धि दर कम होने का क्या कारण है? तो जो इनका अनुपात है ना, जो आपका इसका जो उच्च पूंजी और उत्पाद, ठीक है, जो अनुपात बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब आपकी पूंजी मान के चलो आप लगा रहे हो 10 रुपये। ठीक है, पूंजी 10 रुपये लगा रहे हो, मान 100 रुपये लगाओ। ठीक है, और उत्पादन हो रहा है आपका 30 रुपये का। ठीक है, तो फायदा क्या है, बात समझ रहे हो ना? ठीक है, अगर पूंजी लगा रहे हो, या आप मान के चलो, आप मान के चलो, मैं इसको उल्टा लगा के चल रहा हूँ। ठीक है, पूंजी लगा रहे हो आप 100 रुपये का। ठीक है, और उत्पादन और 45 तक पहुँच रहा है, तो ये जो गैप है ना, ज़्यादा गैप, इस वजह से समृद्धि दर कम हो सकती है। ठीक है, यही है, उत्पाद अनुपात ज़्यादा होने के कारण पूंजी और उत्पाद के बीच में अनुपात ज़्यादा, ऊंचा मतलब क्या, ज़्यादा पूंजी उत्पाद अनुपात। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। सूची देखिए, अगर कोई क्वेश्चन समझाने में कमी रह जाए तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उसको दोबारा जरूर एक्सप्लेन करूँगा आपके अच्छे मतलब समझ के लिए। ठीक है, जबकि हम एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं तो जितना हो पाएगा उतना बता सकते हैं, बाकी हमें मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। जब ये विषय पूरे डिस्ट्रिक्ट में लेक्चर होता है तो उसका संबंध अलग हो जाता है।
तो ये हमें इनको साथ कोटों का मिलाना है। ठीक है, तो आपको बोला है आर्थिक समृद्धि, आर्थिक समृद्धि, ठीक है, आर्थिक समृद्धि सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, आर्थिक विकास संरचनात्मक, ठीक है, जीवन की गुणवत्ता स्वास्थ्य, संपोषित विकास पर्यावरण। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका, इसका बन जाएगा आपका आंसर डी। ठीक है, इसका आंसर बन जाएगा डी। ठीक है, ओके। भारत में, और ये आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था से क्लास 2 का। भारत में पूंजी निर्माण आंकड़े एकत्रित करने का काम कौन करता है? तो ये करता है भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको, मतलब आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेगी। तो देखिए, अभी थोड़ी देर में फिर से एक पॉलिटिकल लेक्चर अपलोड होगा जिसमें हम पंचायत और अन्य संस्थाओं के बारे में देखेंगे। तो बने रहिए स्टडी एट द उत्तराखंड के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।